गुड मॉर्निंग बागवान भाइयों को। ताज़ा बर्फबारी की ढेरों शुभकामनाएं। वाइट गोल्ड, अगर हम बर्फ को सफ़ेद सोना कहें तो कोई गलत बात नहीं है। हैप्पी स्नोफॉल टू ऑल। आप सभी लोगों को भी मुबारक हो। सर बर्फ ज़्यादा तो नहीं गिरी। जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे लगभग 6200 फीट की हाइट है हमारे, और यहाँ मुझे लगभग 3-1 इंच लग रही है बर्फ। मैंने नापी तो नहीं, मगर बहुत ही अच्छी बर्फबारी हो रही है इस साल। मगर एक चिंता का विषय ये भी है कि हाइट्स में हमारे काफ़ी अच्छी गिर रही है, जबकि मिडल और लो में काफ़ी कम गिर रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि बहुत बड़ा गैप हो गया है लो हाइट और हाइट के मध्य। भगवान भाइयों, आज बहुत ही कुछ ऐसी बातें जिस पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था काफ़ी दिनों से। एक तो बागवान भाइयों, कल मेरे ऑर्चर्ड में प्रूनिंग टर्निंग का एक सेमिनार था, जो बर्फबारी की वजह से मुझे लगता है कैंसिल करना पड़ेगा, और इसको हम अब 8 तारीख को करने की कोशिश करेंगे। बागवान भाई, उससे पहले मैं आपको एक अपने ऑर्चर्ड का एक टॉप ग्राफ्टेड प्लांट दिखाना चाहूँगा, जो लगभग मैंने 5 साल पहले ग्राफ्ट करा था। ये जो पेड़ है ये एक हमारे जो रेड है उसकी वैरायटी थी, उसको मैंने टॉप ग्राफ्ट करा, और ये पौधा इतना बड़ा था, शायद मेरे ऑर्चर्ड का सबसे बड़ा पौधा था ये जवान पौधों में। तो इस पेड़ में मेरे लगभग 40 से 45 बॉक्स उतरते थे। तो इस वक्त ये टॉप ग्राफ्ट करके बिल्कुल रेडी है। 5 साल हो चुके हैं ग्राफ्टिंग करके इसको, और ये सारा टॉप ग्राफ्टेड है। आप इसकी कैनोपी देखिए, ये मुझे बर्फबारी के फायदे सबसे ज़्यादा क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि एक तो हमारे चिलिंग आवर्स पूरे हो जाते हैं, उसके साथ साथ जितनी तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आते हैं। ख़ास तौर पर लो और मिडल में कैंकर की समस्या और कम हो जाती है अगर बहुत ही अच्छा सर्दी बरसे। और सबसे बढ़िया बात मैं क्या मानता हूँ बर्फ़बारी की, कि अगर सर्दी अच्छी बरसेगी तो आगे जब हमारा फ्लावर टाइम आएगा तो उस वक्त मौसम साफ़ रहने के ज़्यादा चांस रहते हैं।
और साथ ही अगर अच्छा मॉइस्चर रहेगा सॉइल के अंदर तो ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो भी राइज रहेगा और पूरी साल भर आपको पानी की किल्लतों का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता है। और अगर सॉइल में मॉइस्चर बना रहेगा तो आगे जब भी फ्रॉस्ट पड़ती है तो उसका असर भी कहीं ना कहीं कम रहता है और जिससे कि हमारे जो नई फसल है उसमें अच्छी पैदावार होने की संभावना बढ़ जाती है। बर्फ़ हमारे लिए वरदान है, अगर बर्फ़ नहीं होगी तो शायद हमारा सेब भी नहीं होगा। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखेंगे कितना चेंज आ चुका है और इसके गुनहगार कहीं ना कहीं हम लोग भी है। आप देखेंगे कुछ दिनों पहले ये तो बहुत अच्छी बर्फबारी गिर गई, आप देखेंगे लोगों ने जंगलों में और अपने घासनियों में आग लगाना शुरू कर दिया था, जिससे नई वनस्पति का तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ ही साथ सारा इन्वायरमेंट भी खराब हो जाता है। और आप देखेंगे हर जगह आग आग आग। तो उम्मीद हम करते हैं कि बर्फबारी हो, अच्छा मौसम रहे, मगर उसको मेंटेन रखने के लिए हम कोई भी उचित कार्य नहीं करते। तो बागवान भाइयों, अभी तो आप बर्फबारी के मजे ले। कोई मुझे पूछ रहा था कि प्रोनिंग, ब्रदर अभी प्रोनिंग नहीं करी मैंने, क्योंकि मैं मैक्सिमम फरवरी में ही प्रोनिंग करता हूँ। लेट प्रोनिंग के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ठंड बहुत रहती है बराल में, और जब दिसंबर जनवरी में दिन होते हैं आप देखें कि बहुत ही छोटे दिन होते हैं और एवरेज नहीं आती है काम में। तो अब दिन भी बढ़ चुके हैं, थोड़ी गर्मी भी हो जाती है और आप देखेंगे कि वो ठंड बहुत रहती है, मगर जब बर्फ़बारी हो जाती है तो इतनी ठंड महसूस नहीं होती जितनी हमारे को दिसंबर वगैरह में होती है जब बर्फ़ नहीं गिरती है। तो बर्फ़ के बाद तो कुछ और ही बात हो जाती है। एक चीज़ बागवान भाइयों, आज मैं आपको फिर से बहुत सालों के बाद दिखाना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे जो पॉलिनेशन है वो उसको हम कैसे बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आप ये देखें कि मेरा पौधा ये लगभग 28-30 एक साल का पौधा है हमारा, और इसमें ये जो ब्लू कलर का है ये रेड गोल्डन ग्राफ्ट करा है यहाँ पे। इसकी खूबी क्या है आप इसको देखेंगे, यहाँ से ये ऊपर नहीं है, यहाँ से आप इसको यहाँ से टर्न देखेंगे और इधर से इधर देखेंगे और इसको आप देखेंगे इधर लिया गया है पार को, और दूसरी ब्रांच को आप देखेंगे इसको इस साइड टर्न किया गया है। और जो मेरी ग्राफ्टिंग है आप देखेंगे ये भी, कोई भी कलम हमारे 2-2.5 फीट से ऊपर नहीं है और इसको इसी में ही बेंड किया गया है, जिससे काफ़ी अच्छा पॉलिनेशन हो जाता है अंदर। और प्रूनिंग प्रैक्टिस तो आप लोग देख ही चुके हैं हमारी। आप देखिए कैनोपी कितनी खुली हुई है हमारी, जिसमें लाइट बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर तक जाती है। ये आपको चुंजर का एरिया दिख रहा है और ये हमारा नावर क्षेत्र, टिक्कर का क्षेत्र, और ये आपको चांशल, यहाँ से चांशल और चंद्रनहन की चोटियाँ थोड़ी सी यहाँ से दिखाई देगी आपको। और ये
इस साइड को हमारा जुब्बल का क्षेत्र, और ये मेरा ऑर्चर्ड है यहाँ पे। तो बागवान भाइयों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के मध्य लाइव उपस्थित हुआ हूँ। तो कुछ आज हम बागवानी की बातें भी करना चाहेंगे। इतना अच्छा मौसम है हमारे पास, मज़ा आ गया आज तो। ठंडी ठंडी सुबह। जैसा कि बागवान भाइयों, आजकल का जो उपयुक्त समय है वो हमारी प्रूनिंग के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और इस वक्त क्या होता है, प्रूनिंग में आपके जो आप कट देते हैं वो बहुत ही जल्दी हिल भी हो जाता है, हिलिंग की ओर जाता है, और उसमें कैंकर की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। और साथ ही साथ इस महीने में आप TSO की स्प्रे कर सकते हैं अपने ऑर्चर्ड में, लगभग 6 लीटर के साथ हिसाब से। बहुत सारे लोग डोरमैक्स भी यूज़ करते हैं, तो आप उसमें 1 लीटर डोरमैक्स भी डाल सकते हैं। अभी खासतौर पर लोअर और मिडल भाग की मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आजकल प्लांटेशन का उपयुक्त समय है, और प्लांटेशन कैसे की जाएगी वो कुछ दिनों में मैं फिर से आपको लाइव दिखाऊंगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारी ग्राफ्टिंग को लेके। तो जो ग्राफ्टिंग है वो किस तरह से करें, और सॉइल में आजकल आप देखेंगे कि खाद डालने का समय आ चुका है। खासतौर पर लोअर और मिडल हाइट की मैं बात करूं तो MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, आप डाल सकते हैं लगभग 15 से 20 फरवरी के बीच। और बहुत सारे लोगों ने भी सिंगल सुपर फॉस्फेट नहीं डाली है, तो अगर आप लेट हो चुके हैं तो आप अभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं, मगर बिना मिट्टी के प्रशिक्षण जांच के आप कुछ ना करें। पहले सॉइल टेस्टिंग बड़ी ज़रूरी होती है, उसके बाद ही आप न्यूट्रिशन के आगे के प्रोग्राम कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग करते हुए आप लोगों को आजकल बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरीके से ग्राफ्टिंग करें और कौन सी वैसी वेराइटीज़ है जो आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि कुछ सालों में, 5-7 सालों में बहुत ही चेंज आ चुका है इंडस्ट्री में। लोग न्यू वैरायटी की ओर जा चुके हैं, और बहुत ही एग्रेशन के साथ। तो जब भी आप टॉप ग्राफ्ट करते हैं तो उसमें आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, कहाँ बागवान गलती करता है, वो मैं आपसे आज साझा करने की कोशिश करूँगा। ये जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मेरी अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसमें हम फेल भी हुए हैं, पास भी हुए हैं। जब स्टार्टिंग फेस में जब हमारा ग्राफ्टिंग का दौर चला था, लगभग सन 2000 के आसपास की मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से, तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा फेल भी हुए, क्योंकि उस टाइम ग्राफ्टिंग का इतना ज्ञान नहीं था। ग्राफ्टिंग करनी तो आती थी, मगर किस तरीके से करें और कौन सी वैरायटी सिलेक्शन। तो वैरायटी सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आपके, खास तौर पर जब हम टॉप ग्राफ्टिंग की बात करें। और पहले हम सिंगल ग्राफ्ट की बात कर लेते हैं, जो मैक्सिमम लोग रूटस्टॉक या पाल्टी पे जो लोग ग्राफ्ट करते हैं। अगर आप
गड्ढे में किसी भी तरह का रूट स्टॉक लगाते हैं, चाहे वो सीडलिंग है, चाहे वो क्लोनल है, चाहे टिश्यू कल्चर है, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जल्दी ना करे ग्राफ्टिंग करने में। काफ़ी थिक मोटा होने दे पहले प्लांट को, उसके बाद ही उसमें ग्राफ्ट करे। उसके बाद आपकी जो सेकेंडरी बात आएगी कि वैरायटी सिलेक्शन को लेके। आपको पता है कि बहुत सारी वैरायटीज़ है हमारे पास इस वक्त अवेलेबल, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपकी सॉइल कितनी अच्छी है, रिच सॉइल है, फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट टाइम प्लांटेशन हो रही है, या सेकंड या थर्ड या फोर्थ जनरेशन में आप बागवानी कर रहे हैं या पौधा लगा रहे हैं। क्योंकि उपजाऊपन खत्म हो जाता है जितनी लंबा आप कल्टीवेट करेंगे अपनी सॉइल को। अगर आपकी वर्जन सॉइल है, नई सॉइल है, तो आप स्पर वैरायटी पे जा सकते हैं, जैसे स्कारलेट 2, सुपर चीफ, रेड कैन, ये वैरायटी आप सिलेक्शन में ले सकते हैं। और मेरा अपना मानना ये है कि लोअर और मिडल हाइट के लिए अभी तक स्कारलेट 2 से अच्छा सेब कोई नहीं आया, बशर्ते आपकी मिट्टी में पुश हो नीचे से और आपको मैनेजमेंट अच्छी रखनी पड़ती है, और क्वालिटी के मामले में उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। उसके साथ साथ आपको, अगर आप सेकंड थर्ड जनरेशन में काम करें और सॉइल में पुश कम है, तो आपको स्पर वैरायटी को छोड़ के थोड़ी विगरस वैरायटी पे जाना पड़ेगा, नॉन स्पर आप बोल सकते हैं उसको। तो उसमें आप जो वैरायटी सिलेक्शन ले सकते हैं, जेरोमाइन, रेड विलॉक्स, किंग रॉट, इस टाइप की वैरायटी आप ले सकते हैं, ताकि ग्रोथ हाई वेजिटेशन आए पौधे में। तो क्योंकि जितनी भी स्पर वैरायटीज है उसमें बड़ी प्रॉब्लम है कि ग्रोथ की, अगर ग्रोथ नहीं है प्लांट में, तो आप देखिए सेंजो स्केल सबसे पहले आ जाती है और पौधा मरने की ओर जाता है। तो आपको एक अच्छी वैरायटी सिलेक्शन करनी होगी अपने बगीचे और अपने सॉइल को देख के। तो उसके साथ साथ फिर बात आती है टॉप ग्राफ्टिंग की। मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप स्कारलेट 2 या स्पर वैरायटी पे काम करना चाहते हैं, तो जो आप पौधा लगाते हैं, पहले आप मैक्सिमम लोग रॉयल के पौधे या रेड के पौधे लगाते हैं या लगे हुए हैं जिनके, जो ग्राफ्ट करना चाहते हैं। तो जो टॉप ग्राफ्ट है, जो हमारे लगभग 4-5 साल से लेकर हमारे 10-12 साल तक के पौधे हैं, उसको आप टॉप ग्राफ्टिंग में डाल सकते हैं, टॉप ग्राफ्ट कर सकते हैं उनको। टॉप ग्राफ्टिंग का मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। टॉप ग्राफ्टिंग, जैसे मान लो ये पौधा है, अगर आप इसके, ये फर्स्ट है, मेन लीडर है, ये सेकंड ब्रांच है, अगर आप इसके मोटे में यहीं पे ग्राफ्ट कर देते हैं तो ये टॉप ग्राफ्ट है। मगर अगर आप इसके छोटी छोटी ब्रांचों में, जो छोटी छोटी टहनियाँ निकली होगी, उसमें ग्राफ्ट करते तो उसको फ्रेमवर्क बोला जाता है। जो प्लांट मैंने अभी आपको एक बड़ा प्लांट दिखाया था, वो फ्रेमवर्क था, और उसमें लगभग 750 कल में एक प्लांट में लगी हुई है। तो बड़े पौधे, जब आप 12-15 साल से ऊपर के पौधे को ग्राफ्ट करते हैं, तो उसको आपको फ्रेमवर्क करना होगा, और जो छोटे पौधे उसको आप टॉप ग्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पर वैरायटी पे काम करना चाहते हैं, तो जो आपके 5 से 10-12 साल के पौधे हैं, उसमें जब आप ग्राफ्ट करते हैं तो आप स्पर वैरायटी उस पर डाल सकते हैं, स्कारलेट वगैरह। मगर अगर आप बड़ी, मैक्सिमम आज आप देखेंगे लोग फेल हो रहे हैं। आप एक बात सुनते होंगे सोशल मीडिया पे कि टॉप ग्राफ्टिंग एक फेलियर कॉन्सेप्ट है, मगर ऐसा नहीं है बागवान भाइयों। वो हमारी कहीं ना कहीं गलती की वजह से ज्यादा दिक्कत दे रहा है। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ये करना है कि अगर आप 12-15 साल से ऊपर के पौधे को ग्राफ्ट करते हैं, तो उसमें अगर हो सके तो गाला पे जाइए। इसका नायाब उदाहरण मेरे एक मित्र है चौपाल में, अन्नू सुधामटा जी। उनका लगभग 80% ऑर्चर्ड गाला पे वो काम कर रहे हैं, और सारा टॉप ग्राफ्टेड है। और उन्होंने बहुत ही लगभग 40-40, 50-50 साल के पौधे ग्राफ्ट किए, तो उन्होंने मैक्सिमम गाला पे काम किया है। अगर आप गाला, फ्यूजी, ग्रैनी स्मिथ, हनी क्रिप्स, पिंक लेडी, इन चीज़ों पे जाते हैं, तो आपकी जो मोर्टिलिटी रेट है प्लांट की, वो 0 के बराबर हो जाएगी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ उसमें फ्रूट आता है, और उसमें कैंकर भी नहीं लगता है। तो उसके साथ साथ अगर आप दूसरी वैरायटी रेड डिलीशियस पे काम करना चाहते हैं, तो आपको रेड विलॉक्स, जेरोमाइन, किंग रॉट, इन वैरायटीज पे
जाना पड़ेगा टॉप ग्राफ्टिंग अगर आप बड़े पौधों को ग्राफ्ट करते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन आता कि भी अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं प्लांट को तो उसकी उम्र कितनी होगी। मैक्सिमम बागवान भाइयों जो लोग ग्राफ्टिंग कर रहे हैं वो एक गलत वैरायटी सिलेक्शन जो पहले हो चुका था उसको चेंज करके नए वैरायटी सिलेक्शन में जा रहे। तो अगर वो नए वैरायटी सिलेक्शन में जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि भाई अगर आपके पास रेड का ही बगीचा है तो आप देखेंगे उसमें तो आपको कमाई हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है। और कितना फ्रूट क्वालिटी आता है और कितना बोरी में या बोरी में चला जाता है, आपके लेस क्वालिटी आती है। तो जब आप टॉप ग्राफ्टिंग में जाएगी न्यू स्ट्रेन पे काम करेंगे तो आपके लगभग 100% ही क्वालिटी फ्रूट आता है। और जो नई वेराइटी है रेड डिलीशियस की, अगर उसमें कोई बी ग्रेड भी है या कोई और तरह का भी है तो वो भी काफी अच्छे रेट ले लेता है मार्केट में। तो आपको ये देखना होगा बागवान भाइयों कि आपको एक वैरायटी चेंज की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे कंपटीशन कितना हो चुका है। आजकल आप देख रहे होंगे कि ईरान आदि कंट्री से जो सेब आ रहा है उसने हिमाचल और कश्मीर एप्पल की मार्केट खत्म ही कर दी है। तो ये चुनौतियां आने वाले भविष्य में और ज्यादा आएगी हम लोगों के मध्य। तो इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा और वैरायटी चेंज तो करनी ही पड़ेगी। एक अच्छी वैरायटी सिलेक्शन के साथ आने वाली जनरेशन को हमें टेक ओवर करनी पड़ेगी ये इंडस्ट्री। और इसके साथ साथ बागवान भाइयों सर्दी में जो, अच्छा एक और क्वेश्चन छूट गया था कि कलम करने का समय। तो मेरे हिसाब से बागवान भाइयों जो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच का समय था वो सबसे ही उपयुक्त था ग्राफ्टिंग के लिए, बहुत ही। क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतनी कम ग्रोथ आएगी आपके ग्राफ्टिंग में, और जितना जल्दी करेंगे उतनी अच्छी ग्रोथ आएगी आपके पौधे में। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई बर्फ से टूट जाती है, बर्फ गिरती है। तो मैं यहाँ पर एग्री नहीं करता हूँ इस थ्योरी से, क्योंकि मैं हमेशा ही ग्राफ्टिंग, इस साल में पहली बार ही शायद इतना लेट हूँ कि अभी तक ग्राफ्टिंग नहीं हो पाई है। अदरवाइज मैं 2-3 फरवरी के लिए फ्री हो जाता था ग्राफ्टिंग करके, अपने ऑर्चर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। अब बात आती है कि बर्फ से टूटने की। अगर आप टॉप ग्राफ्ट कर रहे हैं या कहीं ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो इतनी सी ग्राफ्ट करते हैं आप, उसके ऊपर कितनी बर्फ पड़ती है जिससे वो हिल जाती है? ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप नीचे मिट्टी पर कोई ग्राफ्टिंग करते हैं, बर्फ में आप चल रहे हैं, उसे टूटने का खतरा रहेगा या जानवरों से टूटने का खतरा रहेगा, वो एक अलग इशू है। उसके लिए आप उसके चारों साइड बढ़िया कवरिंग दे सकते हैं उसको डंडे लगा के। तो वैसे कलम करने का समय हो चुका है, आप लोग ग्राफ्टिंग शुरू करें और देरी ना करें। खास तौर पर अगर आप टॉप ग्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें तो आप जल्दी करें ताकि अच्छी ग्रोथ आए आपके पास। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बागवान भाइयों जो मैं आपको से साझा करना चाहूँगा वो है, आजकल बहुत ही कंफ्यूज है हमारा बागवान के कौन सी वैरायटी लगाए। हर साल नई नई वैरायटीज आ रही है, तो कैसे हम एक अच्छा वैरायटी सिलेक्शन करें? तो बागवान भाइयों इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो भी अभी वैरायटीज, मेरा ये अपना मानना है, हो सकता है बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करें इस बात से। तो जब से इटालियंस से हम लोग नई वैरायटीज लेने लगे हैं, तब से ये वैरायटी की दौड़ बहुत ज्यादा नहीं हो चुकी है। आप क्या मानते हैं, ऐसा है कि नहीं है? और जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा बागवान भाइयों, जो इटालियंस है उनको पूरे वर्ल्ड वाइड अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। आपको मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा जो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी मेरी या किसी और प्रोग्रेसिव बागवान की आप देखेंगे, स्कारलेट 2 नंबर 1 वैरायटी चली है, अर्ली रेड 1 हाइट के लिए नंबर 1 वैरायटी चली है। और आपको ये पता कि ये वैरायटी कहाँ की है? ये है अमेरिका की।
2006 और 7 में जो प्लांटिंग मटेरियल हमारे पास आया उसमें गेल काला, ऑर्गेन्स पर 2, आपके अर्ली रेड वन, स्कारलेट 2, ये सारी वैरायटी, और ग्रैनी स्मिथ यूएसए का आपने देखा होगा कि ये वैरायटी हमारे पास आई। और 2006-7 से लेकर आज 2022 तक कोई भी वैरायटी, सिर्फ गेल गाला को छोड़ के, वो भी शेडी साइड में थोड़ा सा वेरिएशन आया है। अदरवाइज जो अमेरिकन वैरायटीज है उन्होंने आज तक भी अपना करेक्टर चेंज नहीं किया है। क्यों? इसके पीछे की बड़ी बात है कि वहाँ का जो शोध होता है किसी वैरायटी को लेके, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। आजकल आप सोशल मीडिया पे, या आपको जानकारी भी होगी, एक कॉस्मिक क्रिस्प नाम से एक सेब अमेरिकन मार्केट में आया है, जो लगभग 1997 में सर्च हो चुकी थी जिस पे, और 2017 या 18 में वो बागवानों को दिया गया प्रोपगेशन के लिए। तो आप देखेंगे कि कितनी लंबी प्रक्रिया है अमेरिकन की एक वैरायटी को सिलेक्ट करने के लिए। तो नेचुरल सी बात है वो परफॉर्मेंस भी अच्छी देगी। मगर जो अदर कंट्रीज है वो क्या कर रही है, वैरायटी आज इस साल उन्होंने निकाली, अगले 1-2 सालों में मार्केट में छोड़ दी, जिससे उसकी परफॉर्मेंस का पता नहीं लग पाता और वो मार्केट से आउट हो जाती है। आप देखेंगे कि कितनी वैरायटीज आउट हो चुकी है मार्केट में। ये दौड़ क्यों है? इसीलिए बागवान भाइयों, मेरा अपना मानना है, और मैं सरकारों से और विभाग से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि आप ये इटालियंस को छोड़ के अगर अमेरिका से ही सारी वैरायटीज लाए, और वहां पर वैरायटी की दौड़ इतनी नहीं है अमेरिका में। आप देखिए कि भी बहुत सी सिलेक्टिव वैरायटीज है। आज भी आपने देखा होगा ग्रैनी स्मिथ के संदर्भ में, ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर आया जो इटली से आया, ग्रैनी स्मिथ यूएसए से आया। आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर 1 यूएसए का ही ग्रैनी स्मिथ है, जिसके पूरे ऑर्चर्ड हमारे लगे हुए हैं, और आज भी उसकी परफॉर्मेंस नंबर 1 है। और शायद आने वाले दौर में मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई चेंजिंग आने वाली है उसमें। तो बागवान भाइयों, आपको देखना होगा कि एक अच्छी वैरायटी सिलेक्शन करिए और वैरायटी की दौड़ को कम करिए। साथ ही साथ क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं इसमें कि कौन सी वैरायटी 8000 7000। बागवान भाई, इस पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं, कितनी बातें करेंगे अब वैरायटी को लेके। तो जो हाइट्स में अभी परफॉर्मेंस आ रही है वो हमारे 7000 7500 से ऊपर जो लोग लगा रहे हैं, जिनके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो हैपके बहुत अच्छा चल रहा है। उससे थोड़ा सा नीचे या उसके आसपास आपके अली रेड वन लगभग 7000 से लेकर 7.5-8 तक अली रेड वन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और इसके साथ साथ मेमा मेस्टर आप बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है हाइट्स में। तो जो इससे नीचे है आपकी किंग रॉट, रेड विलॉक्स, जेरोमाइन, स्कारलेट स्पर 2, ये सारी ही अच्छी वैरायटी है। इसमें से आप कोई भी एक वैरायटी सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर बात आती है प्लम्स को लेके भी बहुत क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, इसमें प्लम को लेके भी आ रहे हैं। तो बागवान भाइयों, जो प्लम है, जो मैं समझ पाया हूं, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है प्लम को लेके, तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं प्लम को लेके, क्योंकि मुझे इसमें नहीं लगता कि हमारा बागवान पैसे कमा पाएगा। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूं। कुछ साल पहले प्रून, स्टेनले प्रून आपने सुना होगा, लगाया भी होगा आपने। हमने बहुत बड़ी तादाद में लगाया, बहुत अच्छा बाजार बन गया था उसका। सिर्फ 3 या 4 साल चला वो। उसके बाद आज सभी लोगों ने अपने प्रून के ऑर्चर्ड काट चुके। उसके बाद आपके प्लम आया, मैं नाम भूल रहा हूं, ब्लैक अंबर। और आज आप देखेंगे कि ब्लैक अंबर की मार्केट भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और वो बिकता ही नहीं है अब अच्छे रेट से, और लोगों ने काटना शुरू कर दिया। अब बात आती है कि भी ये दौड़ कहाँ जाके रुकेगी। बागवान भाइयों, ये सिर्फ आपसे खेला जा रहा है कारोबार के नाम पे, नई नई वैरायटी के नाम पे। मुझे नहीं लगता कि अभी आप देखेंगे जो अभी ब्लैक स्प्लेंडर, फ्रायर, एंजलानो,
पता नहीं तरह तरह के, यहाँ तो नाम ही याद नहीं रहते कि कितनी तरह के प्लम्स आ चुके हैं। आप लगाएंगे क्या? और कितनी लैंड है हमारे, खासतौर पर अगर हम हिमाचल की बात करें, कितनी जमीन है हमारे पास, तो कितनी वैरायटी लगाएगा आप? मुझे लगता है कि जो हालत सेब के हुए थे वही प्लम के सेब तो फिर भी बिक जाता है, स्टोर रहता है या अच्छी मार्केट है हमारे पास, मगर आप देखेंगे कि भाई कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा मुझे इतना अच्छा। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो आपको पता ही है, सारी सरकारों की पॉलिसीज क्या रही है। एक भी ऐसी पॉलिसी आप मुझे बता दीजिए जिसमें सिक्योर है हमारा फार्मर। हमारे फार्मर को तो सब्सिडी नहीं मिल पाती है कई सालों तक, तो एक अच्छी मार्केट के बारे में आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं सरकारों से? सरकार के तो इतनी दयनीय स्थिति है कि भाई बागवानी के क्षेत्र में, तो बागवानी आप और हमारे दम से है जो नई वेराइटीज के साथ, नए एक्सपेरिमेंट के साथ फील्ड में जा रहे हैं। अदरवाइज तो ये इंडस्ट्री कब की खत्म हो चुकी होती है अगर यहाँ का बागवान सक्षम और मेहनती नहीं होता। बहुत मेहनत करते हैं हमारे बागवान भाई सारे ही, किसी से थोड़ी हुई किसी से ज्यादा हुई, जो खुद नहीं है तो वो लेबर पे डिपेंडेंट है, मगर मेहनत में कोई कमी नहीं है किसी के। और अभी पियर को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बागवान भाइयों मैंने अपने ऑर्चर्ड में 20 से ऊपर नई वेराइटीज पियर की लगाई थी। आज आपकी मैं स्थिति बताऊं, उनमें से एक भी मार्केट में नहीं बिक पाती, उसकी मार्केट ही नहीं है इंडिया में। क्या लगाएंगे आप वैरायटी? आज भी आप देखेंगे बाबू गोशा, बरगामट जिसको आप बोलते हैं, बहुत अच्छी रेट में बिकती है। मोटी डंडी बहुत अच्छे रेट में बिक रही है। तुम्बा हमारी फिर से वही बिक रही है जो पुरानी है, नहीं तो कोई चल ही नहीं रही। 2-4 डब्बे भर के या एक एक ट्रे लगा के आप मार्केट कर रहे हैं, वो बिक्री थोड़ी नहीं है, वो मार्केट थोड़ी नहीं है किसी चीज की। अभी आप देखेंगे कि गाला पे लोग जा रहे हैं, आने वाले टाइम में शायद कहीं गाला ही कोई हम खत्म ना कर दे, क्योंकि हमारी अंधी दौड़ है, हम वैरायटी सिलेक्शन नहीं कर पाते। ये जोन वाइज सिलेक्शन होनी चाहिए और इसमें सरकार और विभाग को इंटरफेयर करना चाहिए और एक अच्छी पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें वैरायटी सिलेक्शन हो कि लो हाइट वाले क्या लगाएंगे, मिडल वाले क्या लगाएंगे और टॉप हाइट वाले क्या लगाएंगे, और एक पॉलिसी के अंदर हो ये चीजें। मार्केट है नहीं आपके पास और आप वो चीज अंधी दौड़ लगा रहे हैं, वैरायटीज लगा रहे हैं, और हमारा बागवान बेचारा वो कल में करते करते मर गया। आज आप ग्राफ्टर की दिहाड़ी देखो, ग्राफ्टर के पर कलम की कितनी बार कलम करे, एक बार अच्छे से फ्रूट आता भी नहीं है प्लांट से, उसके बाद उसको ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वैरायटी सिलेक्शन नहीं है। और इसमें दो उदासीन रवैया रहा है हमारे विभाग और सरकारों का, वो जग जाहिर है। क्योंकि बागवान तो करेगा, अगर कोई चीज के लिए उसको नहीं रोका जाएगा वो तो करेगा। उसको ये लगता है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं इस दौड़ में, फलाना प्रोग्रेसिव बागवान लगा रहा है, फलाना प्रोग्रेसिव बागवान ये वैरायटी बोल रहा है। आपको ये पता नहीं उस प्रोग्रेसिव बागवान का तो कारोबार है, वो तो आपको नई वैरायटी की ओर ले ही जाएगा। मगर सिलेक्शन तो हमें करनी थी, तो हम भी कैसे करें? हमें लगता है कि भाई कहीं हम ना पीछे रह जाए कि ये वैरायटी के चक्कर में। अभी मैं बहुत सारे लोगों से देख रहा हूँ Z1 लिख रहे। अरे Z1 है क्या? कितने लोग, लगभग 800 से ऊपर लोग लाइव स्ट्रीम में जुड़े अभी मेरे साथ। कितने लोगों, आप इसमें लिखिए कितने लोगों ने अभी Z1 का सेब अपने बगीचों में देखा है? इतनी जल्दी आप कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं किसी वैरायटी को? नो डाउट अच्छी वैरायटी सुनने में आ रही है, मगर जो आप लोग या हम लोग हैं, कितनों ने सेब देखा है? ठीक है, मैंने सेब देखा है Z1 का, दो तरह के सैंपल आ रहे हैं, एक अच्छा भी आ रहा है, एक थोड़ा हल्का भी आ रहा है, मगर आप लोगों में से कितनों ने सेब देखा अभी तक? आप इतनी जल्दी कैसे, मतलब उस चीज को इतना बड़ा बना देते हैं? आप देखेंगे कि जो अच्छी खासी जिसके बगीचे लग चुके हैं, इतने अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसको हमने आउट ही कर दिया मार्केट से। क्यों? क्यों डिमांड खत्म हो? वो डिमांड इसलिए खत्म हो जाती क्योंकि हमारे विभाग और सरकारों का रवैया हमारे प्रति बड़ा ही उदासीन रहा है। आज तक कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज नहीं बनी है। अभी मैं अमेरिका की बात कर रहा था, रॉयल्टी के आधार पर कॉस्मिक क्रिप्स कुछ बागवानों को दिया गया कि उनके पास ही राइट है उसको। क्या ऐसा सिस्टम यहां नहीं हो सकता? और अगर तो आप नेताओं की बात करें तो भरे पड़े हैं। आप अपने पड़ोस में देखिए, अपने परिवार में देखिए, वो झंडे उठाने वाले बड़े बड़े नेता, कभी उनको उनका IQ लेवल चेक किया आपने?
कभी उन्होंने कभी ये वाली बातें रखी कि भाई आपको कैसी पॉलिसी बनानी है वैरायटी सिलेक्शन को लेके? सोशल मीडिया पे तो ये सोचते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सारे ही हमारे लोकल में है, कोई इस पार्टी का कोई उस पार्टी का। बागवान भाइयों, आपको समझना होगा ये छलावा है मात्र एक। आपको मिलके चलना होगा, और सरकार और जो भी आपके सोर्स है, क्योंकि निर्धारित सारा सरकारों ने करना होता है। तभी मैंने बोला था वोट उसको जो बागवानी की बात करेगा, जो बागवानी की सोच रखता है। अगर आप हमेशा पार्टी के या व्यक्ति विशेष के आधार पे ही वोटिंग करते रहेंगे तो हमारी इंडस्ट्री इसी तरह खत्म हो जाएगी। वैरायटी सिलेक्शन को लेके सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए, और जोन वाइज वैरायटी सिलेक्शन करवा के, सिर्फ ये एक ऑर्डर होता है कि ये लगाना है तो यही लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ लगता है कि आपको ये लगता है कि भाई हमारे छोटे छोटे बागवान है, स्मॉल फार्मर है, किसी के पास 1 बीघा 10 बीघा 5 बीघा, छोटे छोटे बागवान है, बड़े बिग गन्स भी अलग है, दो तरह की कैटेगरी है यहाँ पे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर ऐसी चीजें होती है तो जो छोटे बागवान होते हैं 1 बीघा से लेकर 10-15 बीघे तक, उनको स्मॉल फार्मर को कोऑपरेटिव में जोड़ा जाए, ताकि पॉलिसीज जो आप बनाते हैं वो डायरेक्ट उन तक पहुंच पाए। और जो बड़े बागवान होते हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो बिग गन्स है, उनके पास काफी बड़ा एरिया है, वो तो अपने बिहाफ पर भी कर सकते हैं। तो छोटों को आप कोऑपरेटिव में जोड़ के, बड़े को आप सेपरेट रहना चाहते हैं सेपरेट, कोऑपरेटिव में आना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव में रह के। तो वैरायटी सिलेक्शन को लेके और मार्केट को लेके हमारे को ठोस नीति बनानी पड़ेगी। नहीं बनाएंगे तो जो हालत अभी ईरान एप्पल कर रहा है या दूसरी कंट्री के सेब हमारा कर रहा है, वो आने वाले टाइम में और ज्यादा होगा। आप देखिए अपने ही देश में देखिए, सोलन हो गया, सिरमौर हो गया, नीचे बिलासपुर तक देखिए, सब जगह सेब लग रहा है। आने वाले टाइम में ये चुनौती हमारे लो हाइट्स वालों के लिए भी होनी है, अभी भले ही हाइट वालों के लिए है जिनका सेब स्टोर। फिर हम एक कोल्ड स्टोर की बात कर लेता हूँ मैं इसमें। आजकल बड़ा शोशा चला है कि कोल्ड रूम फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, कोल्ड चेन नहीं है हमारे पास। क्या करेंगे आप बाहर का सेब के ने देखिए क्या हालत कर दिया और किस रेट का आ रहा है, और उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड देखिए और अपना देखिए। आप कोल्ड स्टोर का क्या करेंगे, स्टोर करके क्या करेंगे जब सेब बिकेगा ही नहीं, कैसे बेचेंगे आपसे? यही बात आती है पॉलिसी की, डिमांड एंड सप्लाई की। आपने वो चीजें पैदा की है जो जो मार्केट में डिमांड ही नहीं है। लोग गाला और ग्रैनी स्मिथ की डिमांड कर रहे हैं, और हमारे इंडस्ट्री रेड डिलीशियस पे टिकी है जिसकी क्वालिटी बहुत ही बुरी है, और बनिस्बत बाहरी देशों के। मार्केट बनाई नहीं हमारी सरकारों ने, हमारे विभाग और यूनिवर्सिटियों ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, पॉलिसी मेकिंग में ध्यान नहीं दिया। और आज हम डिमांड करें कि भाई ईरान का एप्पल बंद कर दो, कैसे करेंगे आप? ये ग्लोबल चीजें है, ये हमारे और आपके बस में नहीं है। अगर बात मान भी ली जाए कि 2 मिनट के लिए कि हमने प्रोटेस्ट करना, कितने लोग आ पाएंगे? आप लोग तो घर से बाहर नहीं निकलते, अपने काम के लिए नहीं निकलते, तो ऐसे कामों के लिए तो कहाँ निकलेंगे हमारे बागवान? तो आपको समझना पड़ेगा कि जब तक जिसके भी सरकार में लिंक है, जिस भी सरकार के साथ है, जिस भी नेतृत्व के साथ है, उनको एटलीस्ट ये आइडिया तो दीजिए कि भाई वो चीजें पैदावार के हिसाब से मार्केट बनाइए पहले, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा हमारा। आप मार्केट में जाएंगे तो ये स्थिति आएगी। डिमांड एंड सप्लाई की पॉलिसी को समझिए, और स्टोर्स स्टोर एक कोल्ड एक अच्छी सिस्टम है, या हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है जब मार्केट डाउन होती है। मगर डाउन मार्केट के बाद जब बाजार में जाएगी फिर से वही स्लम्प आ जाता है, और बाहर का सेब हमारे सेब को की मार्केट को खराब कर देता है, क्योंकि उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ा है। सरकार ने क्वालिटी की ओर ध्यान नहीं दिया, मार्केटिंग की ओर कोई ध्यान नहीं है। आप और हम तो सिर्फ पैदा कर रहे हैं। तो इस चीज को भी समझना होगा हमारे को कि भाई कैसी कैसी चुनौतियां आ रही है, या हमारे को सामना करना पड़ेगा इन चीजों का। तो बागवान भाइयों, मेरा एक सुझाव है आप लोगों के लिए कि वैरायटी कोई बुरी नहीं है, मगर बल्क में लगाओ। जो लगाना है वहां स्टे करो, दौड़ मत करो। अगर आप दौड़ करते रहेंगे तो आप ना वो वैरायटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, ना ये वैरायटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। 90 के दशक में स्पर आ चुका था। आज मुझे आप बताइए कितने बागवान ऐसे हैं
जो 500 से ऊपर या 1000 से ऊपर बॉक्स भरते, 5, 10, 15, 20, कितने बागवान, और परसेंटेज में निकालिए उनको, कितने परसेंट गया ये पूरी इंडस्ट्री का। ये दौड़ है बागवान भाई। जब तक आप अच्छी वैरायटी सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आप अच्छा बगीचा तैयार नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बात है कि आप एक अच्छा बगीचा तैयार करना चाहते हैं कि एक अच्छा वैरायटी तैयार करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है जो अभी का ये दौर चल रहा है, एक अच्छी वैरायटी की ओर दौड़ है, एक अच्छा बगीचे की ओर ये दौड़ नहीं है। जिस दिन आप एक बगीचे की दौड़ शुरू करेंगे, अभी परसों ही आपने मेरी एक पोस्ट देखी, मैं कमलिंदर और विमलिंदर परिहार जी जो प्रोग्रेसिव बागवान है हमारे कुमारसंड क्षेत्र के, उनका बगीचा देख के आया हूं मैं। लगभग 7-8 हजार बॉक्स का स्पर का बगीचा होना उनका, और जिस भी वैरायटी पे काम किया है वो लार्ज स्केल पे करा है। उनके पास लैंड होल्डिंग अच्छी है। मतलब जो समझदार आदमी होगा वो वैसे लोग होते हैं जो एक अच्छी वैरायटी सिलेक्शन करके एक बल्क तैयार करते हैं। आजकल आप देखेंगे कि गाला को लेके भी आप देखेंगे कि कितनी वैरायटीज आ चुकी है। हाँ, गाला में ये ज़रूर है कि जब आपके पास जो सबसे लेटेस्ट अवेलेबल है, क्योंकि 10 साल के बाद वो अपना करेक्टर लूज कर जाता है गाला एप्पल, जो सुनने में आ रहा है और जो एक्सपर्ट बताते हैं। तो गाला सिलेक्शन आप नहीं लगा सकते, मगर नई के चक्कर में ये नहीं कि क्योंकि 10 साल 7-8 साल के बाद तो हम क्रॉप लेना ही शुरू कर देते हैं। हमारे अगर हिमाचल की बात करें हम, तो उसके बाद फल कब लेंगे अगर 10 साल के बाद करेक्टर लूज कर। तो आपको स्टे करना बड़ा ज़रूरी है, और वैरायटीज है, क्योंकि गाला के साथ प्रॉब्लम्स बहुत है। अगर आप किसी गाला को मान लो एक 15 जुलाई को कोई गाला तैयार होता है, और दूसरा गाला लगभग 20 को होता है, तीसरा लगभग 25 को होता है। अगर आप पहले वाला गाला को 25 को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो फट जाता है, उसमें क्रैकिंग आ जाती है, वो फ्रूट खराब हो जाता है। उसको आपको 15 को ही तोड़ना पड़ेगा, 20 वाले को 20 में, क्योंकि आप उसको रख नहीं सकते। रेड डिलीशियस को तो आप लेट कर सकते हैं, मगर गाला को आप लेट नहीं कर सकते। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप वैरायटी सिलेक्शन नहीं करेंगे तो मार्केट नहीं बनेगी। तो ज़्यादा तो आज कुछ नहीं बताना चाहूँगा मैं, जो बातें हो चुकी है हमारी। आज तो एक अच्छा मौसम है, आप इंजॉय कीजिए, बर्फ़ का मज़ा लीजिए, और साथ ही साथ बागवान भाइयों, 1-2 दिन में एक अच्छी लाइव स्ट्रीम के साथ, जेवीएन विजन के साथ मैं और राजेश खिमटा जी आप लोगों के मध्य उपस्थित हो गए, और रूट रॉट हो गया, दूसरी मैनेजमेंट होगी हमारे ऑर्चर्ड की ग्राफ्टिंग को लेके, फिर से एक अच्छी लाइव स्ट्रीम बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो अंत में मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा बागवान भाइयों, आजकल नहीं, मैंने बहुत पहले से ये मुहिम छेड़ी थी कि नशा छोड़ो, बागवानी अपनाओ। बागवान भाइयों, ये बहुत ही सीरियस विषय है, ख़ास तौर पर अगर हम अपने ऊपरी शिमला क्षेत्र की बात करें। आप देखेंगे कि छोटी छोटी फैमिलीज रह चुकी है, एक एक बच्चा है मैक्सिमम पेरेंट्स के पास। बहुत ही रेयर केस में 2 है, अलबत्ता 1 है। अगर वो बच्चा आपका घर नहीं आया तो आप खुद सोचिए, पैसा तो आपके घर आ जाएगा मगर बच्चा आपका घर नहीं आएगा। तो आपको ये समझना होगा कि आप अपने बच्चे को पे नज़र रखें, कैसे वो बागवानी में आ सकता है, या उसके बाद दूसरा ऑप्शन दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप उसके खर्चों पे रोक लगाए, उसको देखे। अपने बच्चों का किसको नहीं है पता कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, किस संगत में जा रहा है। तो नशा छोड़िए, बागवानी अपनाइए। स्वागत है आप सब लोगों का, हमारे से भी जो हेल्प होगी हम भी आप लोगों के साथ है। आज तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म हो चुका है, जिसमें आप किसी से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं ही नहीं, मेरी तरह पता नहीं कितने प्रोग्रेसिव बागवान आपको जानकारियां दे रहे हैं। तो और एक बड़ी बात है यहाँ पर, मैं एक चीज़, ये मेरा पर्सनल बात है, शायद किसी को अच्छी लगे, किसी को कोई इत्तेफाक रखता होगा, कोई नहीं। आपने मैक्सिमम देखा होगा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, किसी और फील्ड के इंसान का बेटा उसी फील्ड में, बिजनेसमैन का बिजनेस में।
तो क्या बागवान भाइयों, एक बागवान का बेटा बागवान नहीं हो सकता? आप इसको थोड़े अलग वे में सोचिए। आप सोच रहे हैं कि भाई बागवानी तो सभी घर में हो रही है, सबके बच्चे तो है नहीं। बाग मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कहाँ लेकर करें। कितने पेरेंट्स की गलती मानता हूं मैं यहाँ, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये सोचते कि मैंने अपना बेटा बागवान बनाना। मेरे हिसाब से 1% होने ही है ऐसे पेरेंट्स जो ये सोच रहे कि मेरा बेटा या बेटी बागवानी करे। उसके लिए आप देख सकते हैं कि आप उसको किस ओर भेज रहे हैं। आप इंजीनियरिंग करने भेज रहे हैं, आपको साइंस के उसमें भेज रहे हैं, या किसी और चीज फील्ड में भेज रहे हैं। कितने पेरेंट्स ने ये सोचा कि आप अपने बच्चों को नौनी से पढ़ाइए, नौनी से आप पढ़ाइए। 4 अलग अलग डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट्री है, फलाना है, डिमकाना है। अगर कुछ बन नहीं पाया तो बागवानी के विषय में तो आपकी हेल्प कर ही लेगा आने वाले टाइम में। कितने पेरेंट्स ने नौनी की ओर भेजने की कोशिश की करी अपने बच्चों को। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारी, पालमपुर यूनिवर्सिटी है हमारे पास, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज है हमारे पास, और भी बहुत सारी। क्यों उस ओर अब हम अपने बच्चों को नहीं भेज रहे? आप अपने बच्चों को बगीचे ले जाइए, छोटे से ही उनको ट्रेंड कीजिए, उनके अंदर झील पैदा कीजिए और अपने सेब के प्रति इज्जत पैदा करवाइए उनके माइंड में कि सेब क्या है हमारे लिए। जब बगीचों में जाएंगे, काम करेंगे, समझेंगे, तो शायद हो सकता है उस ओर भी जाए। आप लोगों को अपने बच्चों को नौनी की ओर भेजना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा, हो सकता है मेरा बच्चा सिलेक्ट ना हो, आपका हो जाए, किसी का भी हो। मगर अगर नौनी से पढ़ेगा हमारा बच्चा तो शायद, अगर वो फॉरेस्ट्री नहीं कंप्लीट कर पाया या कुछ और नहीं कर पाया, तो एटलीस्ट अपने हॉर्टिकल्चर में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में तो उसको ज्ञान ही होगा, साइंटिफिकली ज्ञान। तो प्रैक्टिकली तो हमारा बागवान ऑलरेडी है। तो बागवान भाइयों, इसमें डीएसपी साहब अभिमन्यु कंवर जी भी चंबा के डीएसपी जुड़े हैं, मेरे अच्छे मित्र है, और हमेशा नशे के संदर्भ में मुझसे बात होती रहती है इनकी। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को सलाम है। और आपने कल ही मेरा एक मैंने शेयर करा था डीएसपी सुनील लेगी, जब तो एसपी है, तो वो भी शेयर करा था। आज सारे जितना भी पुलिस विभाग है वो आज कहीं ना कहीं नशे को रोकने में लगा है, और आपका और हमारा भी दायित्व है, क्योंकि हमारी छोटी छोटी फैमिलीज है, तो एक एक दो दो बच्चा सबके पास है। अपनी जनरेशन को बचाए, नशे से दूर रहे। नशा करना है तो बागवानी का करिए। जो जिंदगी आपको यहाँ मिल सकती है वो आपको वो नशा नहीं दे सकता जो बागवानी का नशा दे सकता है। आप समाज में इज्जत बना सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, आप खुद मालिक है यहाँ के, आपके अंडर किसी के नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज इजाज़त लेना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे सुना, और जो मेरी अच्छी बातें हैं वो अपने जीवन में लीजिए। हर इंसान की अपनी अपनी होती है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। जो आप इत्तेफाक रखते हैं वो लीजिए, जो आपको अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।